Hi everyone, welcome back to the channel. We are discussing part B CSIR NET December 2019 paper, and we are on question number 428. So question says, in a form of the stress response, bacteria synthesize a group of the protein known as the stress protein, such as DNAK, DNAJ, and GRO-ES, Group E. DNAK is a ATP binding protein, ये हमें पता है, which attach to the newly synthesized polypeptide in the conjugation with the DNAJ. सो हमें बेसिकली इसमें स्टेप बताना है इन द सब्सिक्वेंट प्रोसेस ऑफ द प्रोटीन फोल्डिंग कौन सा करेक्ट स्टेप है। तो हमें ये प्रोसीजर आपको पता होगा कि जब हमारा प्रोटीन जो होता है पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है जब वो बाइंड करती है एटीपी से। सो जैसे ये है हमारा ये एटीपी है एंड इस पे हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन है। So polypeptide chain in presence of the HSP70 या फिर DNA के जो हमारा स्ट्रेस प्रोटीन है वो कंफर्मेशन चेंज करता है एंड ATP एक्चुअली चेंजेस टू ATP ADP में चेंज हो जाता है एंड हमारा ADP में चेंज हो जाता है। सो DNA के इन प्रेजेंस ऑफ DNAJ ये कंफर्मेशन चेंजेस करता है एंड इट रिजल्ट इन दी टाइट बाइंडिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड, टाइट बाइंडिंग कर देता है यहाँ पे। तो जिससे हमारा प्रोटीन जो होता है वो होल्डिंग पोजीशन पे आ जाता है यहाँ पे एंड ये होता है हमारी रिलीज पोजीशन। सो एटीपी जो होता है एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है विच इन प्रेजेंस ऑफ द डीएनए के एंड डीएनए जे प्रोटीन जो होता है वो टाइटली होल्ड कर पाता है प्रोटीन को एंड जब हमें वापस रिलीज करना होता है तो एडीपी जो होता है वापस कन्वर्ट होता है हमारा एटीपी में इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स विच आर नोन एज द ग्रुप ई प्रोटीन्स एंड वो कंफर्मेशन चेंज कर देता है डीएनए के एंड HSP70 प्रोटीन की एफिनिटी कम हो जाती है जिसकी वजह से हमारा पॉलीपेप्टाइड जो होता है वो लूजली बाउंड हो जाता है एटीपी से एंड वो रिलीज हो जाता है। सो ये हमारा कंप्लीट स्टेप होता है यहाँ पे। तो द स्टेटमेंट सेज द एफिनिटी ऑफ द डीएनए के टू द पॉलीपेप्टाइड इंक्रीजेस अपॉन द हाइड्रोलिसिस ऑफ द एटीपी टू द एटीपी। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ठीक है। अभी हमने यहाँ पे देखा कि डीएनए के जो होता है वो इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी जो होता है हाइड्रोलिसिस जब होता है एटीपी का एटीपी टू एटीपी डीएनए के जो होता है हमारा कन्फर्मेशन चेंज करता है जिससे हमारी पॉलीपेप्टाइड की जो एफिनिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है एंड वो टाइटली बाउंड रहती है होल्डिंग पोजीशन पे। Second statement says DNAJ is an exchange factor that replaces ADP with ATP in DNA नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। हमारा ग्रुप ई जो होते हैं वो एक्सचेंज फैक्टर है जो ADP से ATP को कन्वर्ट करते हैं, ग्रुप ई होते हैं। Third and fourth statement say ATP hydrolysis is required for the phosphorylation of the DNAJ and यहाँ पे लिखा है phosphorylation of the group E। ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे गलत हैं बिकॉज ATP हाइड्रोलिसिस जो रिक्वायर्ड होता है वो पॉलीपेप्टाइड को होल्ड करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, पॉलीपेप्टाइड को होल्ड करने के लिए, ना ही फॉस्फोराइलेशन करने के लिए। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द होल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड। सो आंसर इज फर्स्ट। Then moving on to the next question, question number 429. Question says which one of the following statement related to the transcription and processing of the mRNA is incorrect? हमें incorrect statement पता करना है। So during prokaryotic transcription, DNA binding properties of the RNA polymerase are altered by the sigma factor, which is actually true. Then second statement says in eukaryotic transcription, synthesis of the RNA, mRNA and some small RNA occurs by the RNA polymerase 1, 2, 3. ये हमें पता ही है डिटेल में, ये ठीक है। Then splicing observed in tRNA involves the successful cleavage and ligation reaction while the pre-mRNA splicing proceeds to the lariat formation. ये भी आपको पता है, ये correct है statement. And then the fourth statement says mRNA with the premature stop codons are degraded by the nonsense mediated decay. ये आपको पता है इसमें। And then second says that जो हमारा mRNA होता है विदाउट द स्टॉप कोडॉन वो कैसे डिग्रेड, वो उसमें लिखा है कि यहाँ पे गेट एक्यूमुलेटेड एंड ट्रांसलेटेड इन द साइटोप्लाज्म, जो कि आपको पता है कि यहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं होता बल्कि वो उसको डिके कर दिया जाता है, उसको डिग्रेड किया जाता है बाय नॉन स्टॉप मीडिएटेड डिके प्रोसीजर से, राइट।
ये हमारा मेथड होता है जिससे जिनके पास स्टॉप कोडॉन्स नहीं होता है वो एक्यूमुलेट नहीं होते बल्कि डिग्रेड हो जाते हैं बाय द प्रोसीजर नोन एज द नॉन स्टॉप मीडिएटेड डिके। सो ये वाला हमारा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। सो आंसर इज फोर्थ। Moving on to the next question, 430. So the question says, which one of the following regulatory protein can act as a positive and a negative regulator on binding to the same DNA element? तो उसमें है same DNA element का हमें बताना है। तो जैसा कि पहला ऑप्शन है लैक रिप्रेसर, आप जानते हैं इट्स अ नेगेटिव रिप्रेसर विच बाइंड्स टू द लैक ऑपरॉन एंड तो ये हमारा नेगेटिव रेगुलेटर है। इसमें कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव रेगुलेटर जो है वो एक साथ काम नहीं करता है, इट्स अ नेगेटिव रेगुलेशन। वेराज लैम्डा सीआई रिप्रेसर जो होता है उसमें हमारा जो होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेशन जो होता है वो सेम डीएनए एलिमेंट पे होता है। तो ये हमारा आंसर है। बट अगर हमारे को ये चीज अगर मेंशन नहीं होती कि सेम डीएनए एलिमेंट पे होना चाहिए तो हमारा आंसर आरसी प्रोटीन भी हो सकता था, बिकॉज इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेशन जो होता है ना वो साथ में होता है। इसमें भी पॉजिटिव अगर अलग पोजीशन पे बाइंड हुआ है आरसी पे तो उसमें पॉजिटिव रेगुलेशन होता है, अगर अलग जगह पे बाइंड किया है पोजीशन पे तो उसमें नेगेटिव रेगुलेशन होता है। बट अगर सेम डीएनए एलिमेंट पे बाइंड करके पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेशन साथ में हो रहा है, दैट हैपेंस इन लैम्डा रिप्रेसर। ओके, एंड अगेन ट्रिप रिप्रेसर तो हमें पता ही है वो भी हमारा नेगेटिव रेगुलेशन ही करता है। सो आंसर इज लैम्डा रिप्रेसर। So next question says, reader of the histone. So next question 432 says the amino acid side chains of the 4 histones in the nucleosome are subjected to remarkable variety of post-translation modification such as phosphorylation, acetylation, methylation। आपको ये पता होगा, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद है कि which one of the following post-transcriptional markers on the histone tail is usually associated with the transcription repression। तो हमारे क्या है, इसमें हमें बताना है कि ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेशन जो होता है वो किसके थ्रू होता है या फिर कौन ही किस में मॉडिफिकेशन, कौन सा मॉडिफिकेशन जो है हमारा ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेशन लाता है। तो सिंपल सी बात है, जो भी एसिटाइलेशन होंगे ना, आपको इतना याद रखना है, एसिटाइलेशन जो होंगे वो हमारा यूक्रोमैटिन फॉर्मेशन करता है। यूक्रोमैटिन फॉर्मेशन करता है मतलब वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव करता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव करता है, ठीक है। एंड हमारा जो मिथाइलेशन हुआ है वो हमारा यूक्रोमैटिन को भी हेट्रोक्रोमैटिन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और ये H3H9 जो एक है H3K9 है, एक है H3K27। ये दो हैं हमारे प्रोटीन्स जो हमारे यूक्रोमैटिन से हेट्रोक्रोमैटिन बन जाते हैं मिथाइलेशन होने पे। सो हमारा आंसर है ये। एंड देन अगेन एसिटाइलेशन जो होता है ऑफ H4K5 अगेन हमारे यूक्रोमैटिन फॉर्मेशन में ही जाएगा और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव में जाएगा। एंड देन फॉस्फोरिलाइजेशन का क्या होता है कि फॉस्फोरिलाइजेशन ऑफ H3H7 जो होगा ना, फॉस्फोरिलाइजेशन विल इनहिबिट फ्रॉम मूविंग टू हेट्रोक्रोमैटिन। मतलब हमारा यूक्रोमैटिन फॉर्मेशन हो जाएगा जब हमारा फॉस्फोरिलाइजेशन हो जाता है, तो हमारा मिथाइलेशन नहीं हो पाता, मिथाइलेशन नहीं हो पाएगा तो हमारा मिथाइलेशन नहीं हो पाएगा तो हमारा यूक्रोमैटिन फॉर्मेशन रहेगा। So answer is methylation of the H3K9. Next question says, which one of the following is not a G protein coupled receptor? So G protein तो हमें पता ही है, ये सबने एग्जाम्स के लिए पढ़ा होगा कि G protein कौन कौन से हैं। इसमें से एपिनेफ्रिन है, ग्लूकागॉन है एंड TSH रिसेप्टर भी हमारा G protein है। ट्रांसफेरिन रिसेप्टर का जैसे आपको पता होगा, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर जो होता है हमारा एंडोसाइटोसिस के लिए यूज होता है एंड ये सिंगल मेम्ब्रेन स्पैनिंग प्रोटीन है जो जब हमारा ट्रांसफेरिन जो है ट्रांसफेरिन रिसेप्टर से बाइंड करता है तो हमारा फेगोसोम बनता है। फेगोसोम जब बनता है हमारा तो वो एंडोसाइटोसिस की तरफ जाता है, तो हमारा ये इसमें इन्वॉल्व होता है। इट्स नॉट अ जी कपल्ड प्रोटीन। सो आंसर इज ट्रांसफेरिन रिसेप्टर।
So, question says two strain of mice which are genetically identical except for a single genetic locus or region are said to be. So ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आपको जैसे पता है पहला क्या कहते हैं कि सिंजेनिक क्या होता है। सिंजेनिक होता है जेनेटिकली आइडेंटिकल हो या फिर बिल्कुल ही एकदम आइडेंटिकल हो, इम्यूनोलॉजिकली कंपेटेबल भी हो, जिसमें ट्रांसप्लांटेशन तक हो सकता है, तो वो होता है हमारे सिंजेनिक। वेयर एज हमारे एलोजेनिक होते हैं, आपने पढ़ा होगा एलोजेनिक क्या होता है। एलोजेनिक होते हैं जेनेटिकली डिसिमिलर होते हैं, ये होते हैं हमारे जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, ये होते हैं जेनेटिकली डिसिमिलर होते हैं। दैट मीन्स हमारे इम्यूनोलॉजिकली कंपेटेबल भी नहीं होते, बट ये हमारे सेम स्पीशीज में होते हैं, बट ये सेम स्पीशीज के होते हैं, ठीक है। वेराज कंजेनिक क्या होते हैं कि जो दो इंडिविजुअल बिल्कुल सेम हो, जेनेटिकली आइडेंटिकल हो एक्सेप्ट फॉर अ सिंगल जेनेटिक लोकस, तो उनको कहते हैं कंजेनिक, ठीक है। एंड व्हाट इज हेट्रोजेनिक। हेट्रोजेनिक होते हैं हमारे डिफरेंट डाइवर्स स्पीशीज हो, डिफरेंट स्पीशीज हो और बहुत ही जेनेटिक जीन कॉन्स्टिट्यूशन हो, डिफरेंट जीन्स के वेरिएशंस हो, तो दैट इज नोन एज दी हेट्रोजेनिक, जो बिल्कुल ही डिसिमिलर हो एंड डाइवर्स स्पीशीज कंडीशन हो। एलोजेनिक में सेम स्पीशीज में डिसिमिलैरिटी होती है, इसमें होती है डाइवर्स स्पीशीज में। एंड वेराज जो क्वेश्चन था वो था कि जो दो इंडिविजुअल्स हैं माइस जो जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं, एक सिंगल लोकेशन से ही हमारे डिफरेंट है, उनको हम कंजेनिक बोलते हैं। So, question number 435 says which one of the following is lipid soluble hormone can interact with the cell surface receptor. So हमें जैसे पता है कि लिपिड सॉल्युबल कौन से हॉर्मोन्स होते हैं एंड कौन से हॉर्मोन्स जो है कहाँ प्रेजेंट है। तो जैसा कि हमें पता है कि प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोडाइल एंड थायरक्सिन जो है वो हमारे न्यूक्लियो रिसेप्टर्स हैं, जो हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, ये न्यूक्लियो रिसेप्टर फैमिली से हैं ये तीनों जो हैं। वेयर एज हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन जो है हमारा, वेराज प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो हमारा प्रेजेंट होता है हमारा सेल सरफेस पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है एंड इट्स अ लिपिड सॉल्युबल। सो ये हमारा मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इट्स अ मेम्ब्रेन प्रोटीन जो कि हमारा प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लिपिड सॉल्युबल होने के बावजूद भी। सो प्रोस्टाग्लैंडिन इज द आंसर। So moving on to the next question, 436, and the question says कि जीनोम ऑफ स्लो एक्टिंग रेट्रोवायरस जो होता है, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम ट्रांसड्यूसिंग वायरस। तो पहले आपको ये बता दूं कि जो स्लो एक्टिंग रेट्रोवायरसेस होते हैं ना, वो हमारे जैसे HIV होता है, वो एग्जाम्पल है स्लो एक्टिंग का, ठीक है। एंड वेयर एज ट्रांसड्यूसिंग वायरसेस जो होते हैं वो कैंसर कॉजिंग होते हैं, मीन्स उनमें ऑन्कोजीन्स भी होती है, राइट, ठीक है। एंड सो हाउ डज इट डिफर, दे कैन नॉट एक्टिवेट नियर बाय सेलुलर प्रोटो ऑन्कोजीन्स आफ्टर इंटीग्रेशन इनटू द जीनोम ऑफ द होस्ट सेल। ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, बिकॉज हमारे बल्कि इंटीग्रेशन होने के बाद इनका स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर की वजह से इनका प्रोटो ऑन्कोजीन का जो होता है रेप्लिकेशन बहुत जल्दी जल्दी होता है। सेकेंड स्टेटमेंट से दे लैक इन ऑन्कोजीन, जो कि सही है, बिकॉज ये इसका एग्जाम्पल जो है HIV है एंड इट्स नॉट कैंसर कॉजिंग। ट्रांसड्यूसिंग वायरसेस होते हैं वो कैंसर कॉजिंग होते हैं, उनमें ऑन्कोजीन होती है, स्लो एक्टिंग रेट्रोवायरस में ऑन्कोजीन नहीं होती है। And the third statement says they exclude mouse memory tumor viruses, that is MMTV नहीं इसमें बल्कि होता है, so that is wrong। and they have acquired mutation during acquisition of an oncogene, जब oncogene होती ही नहीं है तो फिर mutation कैसे होगा, तो ये statement भी हमारा गलत हो गया है। so answer is they lack oncogene, slow acting viruses, retroviruses। Next question says सेंट्रोलेसिथल एग शोज। सो पहले हम ये देख लें कि सेंट्रोलेसिथल क्या होता है। सेंट्रोलेसिथल होता है कि जब हमारा प्लेसमेंट ऑफ योग जो होता है, ऑफ योग सेंटर में हो, सेंटर ऑफ द ऑफ साइटोप्लाज्म हो, सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म हो,
एंड ये जो होता है ये आर्थ्रोपोड्स में होता है, आपको पता है इंसेक्ट्स में होता है, सेंट्रोलेसिथल एग्स जो होते हैं। एंड अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा क्लीवेज ये शो करता है। तो सेंट्रोलेसिथल जो होता है वो हमारा जो होता है सुपरफिशियल क्लीवेज शो करता है। सुपरफिशियल क्लीवेज क्या होता है कि माइटोसिस जो होता है अकर्स बट नॉट द साइटोकाइनेसिस, इसमें माइटोसिस होता है, नॉट साइटोकाइनेसिस, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है कि योग जो होता है हमारा सेंटर में पोजीशनड होता है। एंड न्यूक्लिया जो होते हैं माइग्रेट करते हैं हमारी पेरिफेरी पे। एंड यहाँ पे हमारा डिवीजन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ग्रो इनवर्ड्स एंड पार्टीशनिंग दी न्यूक्लियाई इनटू द इंडिविजुअल सेल। यहाँ पे पेरिफेरी पे हमारा होता है, सरफेस पे होता है डिवीजन, तो दैट इज नोन एज सुपरफिशियल क्लीवेज। तो सेंट्रोलेसिथल एग्स जो होते हैं जो हमारे इंसेक्ट्स में होते हैं, आर्थ्रोपोड्स में होते हैं, वो सुपरफिशियल क्लीवेज शो करते हैं। एंड फॉर दी एक्स्ट्रा नॉलेज, डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज क्या होता है कि इसमें क्या होता है डेवलपिंग एम्ब्रियोज जो होता है उसमें सेल डिवीजन जो होता है वो हमारा राइट एंगल पे होता है टू द प्रीवियस डिवीजन, राइट एंगल पे होता है टू प्रीवियस डिवीजन, resulting in 4 blastomeres which are situated directly above each other, ठीक है। एंड देन होता है हमारा बाइलेटरल क्लीवेज। बाइलेटरल क्लीवेज क्या होता है, इसमें ब्लास्टोमर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं फर्स्ट क्लीवेज डिवाइडेड इन सेम पैटर्न। तो इसमें क्या होती है मिरर इमेज प्रोड्यूस्ड होती है, क्योंकि सेम पैटर्न में होते हैं, सेम पैटर्न से डिवीजन होता रहता है। एंड ब्लास्टोमेर प्रोड्यूस्ड बाय द क्लीवेज थर्स प्रोड्यूसेस द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, मिरर इमेज होती है इसमें, ठीक है। एंड हमारा बचता है डिस्कोडियल। एंड डिस्कोडियल क्लीवेज में क्या होता है कि इसको मेरोब्लास्टिक क्लीवेज भी कहते हैं। यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है जो हमारे रिस्ट्रिक्ट होता है एनिमल पोल पे ही, thus resulting in the formation of the disc of the cell which are confined at the animal pole on the top of the yolk, यहाँ on the top of the yolk पे ही होता है, ठीक है। सो ये थी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। एंड सेंट्रोलिसिथल एक्स शोज सुपरफिशियल क्लीवेज।